हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे HPTGT आर्ट्स कमीशन की जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी कमीशन के एग्ज़ाम आपने देखे हैं, तो उसमें जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी एक क्लास में हम ऑलरेडी जो है वो 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, करते हैं इसे स्टार्ट। तो क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ व्हेन वन इज अलोन। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो वो अपने आप में जो बात करता है उसे क्या कहा जाता है? उसको हेरसे कहा जाता है, सॉलिक्वी कहा जाता है, एक्सटेम्पर कहा जाता है, मोनोलॉग कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास अलोन। अलोन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सोलो, तो उसको क्या कहा जाता है? सॉलिक्विव वर्ड कहा जाता है। HPTGT कमीशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ सॉलिक्वी इज अ स्पीच अ कैरेक्टर मेक्स टू देमसेल्फ टिपिकली अलोन ऑन स्टेज। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो उस स्टेज पे उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? सॉलिक्वी कहा जाता है। तीन ऑप्शंस हमारे पास और भी थी, जिसमें हमारे पास पहले है हेरसे। हेरसे जो है एक रिलीजन से संबंधित वर्ड है कि अ रिलीजियस ओपिनियन और बिलीफ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू। यानी कि कोई चीज ऐसी जो सर्वमान्य सबके मानने की मान्यता से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत होती है, उसको हम क्या कहेंगे? हेरसे कहा जाता है। सेकेंड है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब होता है जब हम कोई चीज बिना बोले, मतलब बिना सोचे समझे एकदम से ही बोल देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटेम्पर। या कोई चीज लिख लेते हैं बिना कोई चीज की तैयारी के, पहले हम कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उस चीज की, तो बिना तैयारी के जब हम कोई चीज बोल देते हैं, लिख देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एक्सटेम्पर कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन थी आपके पास मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? एक सिंगल पर्सन जब कोई भाषण देता है अकेला, तो उसको जैसे कोई रोल प्ले कर रहा है, तो उसमें जो अकेला कोई पर्सन बोलता है उसको मोनोलॉग कहा जाता है। अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन फॉर एग्जांपल इन अ प्ले। अकेले व्यक्ति का जो लंबा भाषण है या एकालाप स्वगत भाषण जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोलॉग कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एरोडाइट, और एरोडाइट का मीनिंग आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एरोडाइट का मीनिंग यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, द सिनोनिम ऑफ एरोडाइट। तो एरोडाइट का मतलब होता है विद्वान या फिर ज्ञानी को क्या कहा जाता है? एरोडाइट कहा जाता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस थी हमारे पास। एक है इल रीड। इल रीड का मतलब होता है, इल का मतलब क्या होता है? खराब, यानी कि जो पढ़ने में खराब है, आप उसको अशिक्षित बोल सकते हो, आप उसको अपढ़ बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन थी अनलर्न्ड, यानी कि जिसने लर्निंग नहीं की है पहले किसी चीज के बारे में, इसको भी हम क्या बोलेंगे? अशिक्षित बोल सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है आपके पास स्कॉलरली, जैसे बोलते हैं ये स्कॉलर है, यानी कि बहुत पढ़ा लिखा है, स्कॉलर पर्सन है, विद्वतापूर्ण है, यानी कि विद्वान ही है एक टाइप से। और लास्ट ऑप्शन थी नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। तो करेक्ट आंसर सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कॉलरली, तो एरोडाइट का मीनिंग क्या है? हाईली एजुकेटेड पर्सन को और हाईली नॉलेजेबल पर्सन को हम क्या कहेंगे? स्कॉलरली कहेंगे। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्कॉलरली, किसका? एरोडाइट का, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपसे एंटोनिम पूछा है, यहाँ पे चास्ट वर्ड का एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो चास्ट का मीनिंग क्या है? इसको मतलब हुआ आपका पवित्र, ठीक है। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन है अनरिफाइंड। अनरिफाइंड का मतलब होता है जो साफ नहीं है, प्योर नहीं है ना। दूसरी ऑप्शन है आपके पास प्योर, यानी कि जो पवित्र है। तीसरी ऑप्शन है रिफाइंड, जिसको हम बोलते हैं ये भी पवित्र चीज हुई, साफ हुई, क्लियर हुई मतलब। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास कर्पस। इसका मतलब है आपके पास जो सूक्ष्म है, यानी कि छोटी चीजों को भी हम बोल सकते हैं। तो सरप्लस का मीनिंग और दूसरा मीनिंग क्या है? यहाँ पे ईमानदार को भी बोला जाता है, ठीक है। तो सरप्लस का मतलब यहाँ पे सूक्ष्म या ईमानदार दिया है। हमसे क्या पूछा था? एंटोनिम यानी कि उल्टा पूछा था, किसका? चास्ट का, यानी कि पवित्र का उल्टा क्या होगा? तो अनरिफाइंड हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ? प्योर होता है या जो मॉरली क्लीन होता है, जो जिसके
थॉट्स, जिसका जो नैतिक है वो क्लियर होता है, मतलब अच्छे से लोगों को रिस्पेक्ट करना जो जानता है, जिसका मोरल क्लियर होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट यानी कि उल्टा क्या हुआ, इसका हुआ अनरिफाइंड, जो क्लियर नहीं है, प्योर नहीं है, इम्प्योर को हम बोलेंगे यहाँ पे। इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ, गंदगी, तो उल्टा यहाँ पे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी दोस्तों अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़, जिस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, आपको चाहिए कि आप एक जगह से अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, तो आप लोग हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, आप लोगों के सामने एक नंबर दिया हुआ है 7018186561, इस नंबर के थ्रू आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। जिस भी कोर्स को आप परचेज करना चाहते हो, उन कोर्सेज में आप लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव क्लासेस आप लोगों की डेली जो है वो 4 to 5 आवर्स की रहती हैं इसमें। और साथ में आप लोगों को, अगर आप लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, और मॉक टेस्ट के अलावा जो भी क्लास होती है उसकी PDF फॉर्म में भी आप लोगों को नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए अब करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। ही गोज टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस को जाता है, डैश 7:30 बस, 7:30 वाली बस के लिए। अगर यहाँ पे हम बात करें कि डैश 7:30 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एट प्रपोजिशन। अगर यहाँ पे 7:30 AM PM है, ओ क्लॉक है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, एट प्रपोजिशन, है ना। लेकिन यहाँ पे बस के बारे में बात हो रही है, 7:30 टाइम नहीं है, 7:30 वाली बस के बारे में बात हो रही है। तो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके लिए हम कौन से प्रपोजिशन यूज करते हैं, बाय प्रपोजिशन का यूज होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर होगा। आप एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देख सकते हो, वी यूज बाय विद मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सो बाय 7:30 बस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नो सूनर डिड द वुमन सी द स्नेक डैश सी क्राइड। तो चूज एप्रोप्रिएट कंजंक्शन करने के लिए हमें बोला है, और HPTGT आर्ट्स कमीशन 2019 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे व्हेन होगा, देन होगा, एंड होगा या देन होगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पर भी नो सूनर दिया है और आपको वहां पर जो है वो कंजंक्शन फिल करनी है, तो THAN जो कि कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है, ये प्रपोजिशन आएगी। अगर यहाँ पर हार्डली होता या स्कार्सली होता, तो हम उसके साथ में क्या यूज कर देते, व्हेन या बिफोर यूज कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेक्ट फ्रेज इज नो सूनर देन यहाँ पर आ जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस फ्रॉम affirmation टू नेगेटिव। यानी कि affirmative सेंटेंस का मतलब होता है जो सेंटेंस सिंपल होता है, जिसमें कोई नॉट, कोई कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, साधारण वाक्य को कहा जाता है affirmative सेंटेंस। अगर आपको उसको नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या किया जाता है, हम वहां पर नॉट वर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा affirmative सेंटेंस, माई आई साइट इज बैड, मेरी आई साइट जो है वो खराब है, मेरी जो नजरें हैं वो खराब है, ऐसा बोला जा रहा है, मेरी आई साइट के बारे में बात हो रही है। TGT आर्ट्स कमीशन 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। affirmation से नेगेटिव बनाना है तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, नॉट बोल देंगे। माई आई साइट इज नॉट बैड, यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्ट नेगेशन ऑफ द affirmative सेंटेंस, ठीक है जी। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो है यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अलाउड टू एंटर द हॉल बिफोर द प्रिंसिपल आस्क्ड देम टू डू सो। जब तक कि प्रिंसिपल अलाउ नहीं कर देते हैं तब तक जो है वो किसी भी स्टूडेंट को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, किसी एक को भी। तो देखो एक चीज आपने देखी होगी, एक वर्ड आता है आपके पास ईदर। ईदर कितने के लिए यूज होता है, ईदर होता है 2 पर्सन के लिए जब हम यूज करते हैं, और 2 से ज्यादा के लिए अगर हमने यूज करना है
मोर देन 2 के लिए अगर हम यूज करें कि मोर देन 2 में से, मतलब जहां पर आपको 2 में से किसी एक को चूज करना हो अगर, तो वहां पे हम ईदर यूज करते हैं। और अगर हमें मोर देन 2 में से एक को चूज करना है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एनी वर्ड का और एनी वन वर्ड का यूज करते हैं। एक वर्ड आप लोगों ने नीदर सुना होगा। नीदर का मतलब क्या होता है कि जब आपको 2 में से कोई एक भी चूज नहीं करना है तो नीदर होगा। और यहाँ पे नन वर्ड किसके लिए यूज होता है, जहां पर मोर देन 2 में से, यानी कि मोर 2 से ज्यादा में से अगर आपको कोई भी चूज नहीं करना है तो वहां पे नन, यानी कि किसी को भी अंदर जाने से मना किया जा रहा है जब तक कि प्रिंसिपल अलाउ नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ईदर, एनी, नीदर, नन सभी के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है सिंपल फॉर्म में। लेकिन जब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नन, और नन के साथ में यहाँ पे द स्टूडेंट्स लगा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल हो गया। यहाँ पर अगर अकेला नन होता तो हम यहाँ पर जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नन के साथ में प्लूरल आया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर जो है वो प्लूरल का यूज करेंगे। अब प्लूरल भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉज है, सिंगुलर है, इसको तो मैंने कट कर दिया। हैव बीन है, ये भी प्लूरल है, वर है, ये भी प्लूरल है, आर है, ये भी प्लूरल है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज हमने लगानी है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट को allowed to enter the hall before the principal asked them to do so। जब तक कि वो नहीं बोल देते हैं तब तक की बात हो रही है, before the principal। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कहाँ पे जा रही है, पास्ट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा, सॉरी पास्ट नहीं, प्रेजेंट की तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसा नहीं बोला है कि जब तक प्रिंसिपल नहीं बोल देता था, ऐसे तो नहीं बोला है, जब तक कि वो नहीं बोलते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आपको बोला जा रहा है कि जब तक आपको कोई टीचर नहीं बोलेगा तब तक आपने अंदर नहीं जाना है। तो प्रेजेंट के टाइम पे बात हो रही है ना, तो प्रेजेंट में जब वो बात हो रही है तो प्रेजेंट को लेके हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर होगा, यहाँ पे अलाउड टू एंटर द हॉल बिफोर द प्रिंसिपल। आगे क्या क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आस्क्ड देम टू डू सो, उनको करने को वो चीज अगर नहीं कहते हैं जब तक, तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आर हो जाएगा। तो नन विद अ प्लूरल नाउन यूजुअली टेक्स अ प्लूरल वर्ब। जो नन है अगर उसके साथ में प्लूरल नाउन लगा हुआ है, जो हमने देखा द स्टूडेंट्स लगा हुआ था, तो वो आम तौर पर जो है वो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, जैसे हमारे पास आर लगा हुआ है। बाकी आप लोगों की कॉमन सेंस है, आपको वो चीज देखनी है कि प्रेजेंट में बात हो रही है या फिर पास्ट में बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आई हैव नो ट्रक विद डेथ। आई हैव नो ट्रक विद डेथ, यहां पे चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। जो इस मीनिंग को बेस्ट एक्सप्रेस करे वो कौन सा है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। हैव नो मीन्स ऑफ कन्विंस, जिसका कन्वे करने का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये है। टू हैव नो ट्रेड विद, उसके साथ में कोई ट्रेड नहीं है। एंड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, बहुत से अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। टू हैव नो डीलिंग विद, कोई डील नहीं है उसके साथ में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव नो ट्रक विद डेथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, टू हैव नो डीलिंग विद। जब किसी के साथ में कोई काम नहीं है, कोई डीलिंग नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है। मीनिंग आपके पास किसके लिए पूछा है, आई हैव नो ट्रक विद डेथ, तो यानी कि जिसके साथ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, द फ्रेज मीन्स हैविंग नो एसोसिएशन, मतलब कोई मेरा संबंध नहीं है, कोई मेरी डीलिंग नहीं है समथिंग, किसी चीज के साथ में, तो उसको हम बोलेंगे ये चीज। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, had he been absent from the meeting, the officer dash strictly with him। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 का ही क्वेश्चन है। आप यहाँ पर ऑप्शंस देख पा रहे हो, विद डील लिखा है, वुड डील लिखा है, वुड हैव डेल्ट लिखा है और विल हैव डेल्ट लिखा है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो आप देख रहे हो सबसे पहले आपने कंडीशनल के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा हुआ है, हैड। और हैड का मतलब क्या हुआ, ये क्या है आपका
पास्ट का परफेक्ट टेंस है यहां पर लगा हुआ, ठीक है। हैड ही बीन एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग द ऑफिसर डैश स्ट्रिक्टली विद हिम। तो ये 4 ऑप्शंस है आपके पास, इसमें किस चीज के रिगार्डिंग हमारा आंसर बनेगा? तो ये पास्ट का परफेक्ट है, तो हमारी चीज तो पास्ट में ही जाएगी, लेकिन कौन से पास्ट में? तो यहां पर आप इसका कंडीशनल देखेंगे सबसे पहले कि अगर आपके पास कहीं पर क्या लगा हुआ है। सबसे पहले आपने देखा ना, यहाँ पे मैंने क्या कहा, हैड लगा हुआ है। हैड के बाद यहाँ पे आगे कौन सा वर्ड आएगा? तो ये कैरी करेगा आपका यहाँ पे वुड हैव प्लस पास्ट का पार्टिसिपल। क्या लगेगा यहाँ पे? वुड हैव आएगा। जब आपके पास हैड लगा हुआ है ना स्टार्टिंग पे, यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस है, उसके बाद आगे क्या लगेगा हमारे पास? हैड यहाँ पे है तो वुड हैव होगा और साथ में पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैड ही बीन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फ्रॉम द मीटिंग द स्टूडेंट्स वुड हैव डेल्ट। ये होता है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। शी ओब्लाइजेज मी फॉर द हेल्प। द करेक्ट पैसिव वॉइस। इस चीज का पैसिव वॉइस कर रहा है, पहले इस चीज को छोड़ दो। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बोला जाता है? यहाँ पे सबसे पहला रूल बोलता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो। वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड लगेगी। प्रपोजिशन हमारे पास जो है वो मेनली बाय लगेगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। फिर जो एक्स्ट्रा चीज है उसको लिखा जाता है जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्लाइजेज है यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके साथ में प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब किसके लगेंगे? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के। और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर होते हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले। तो मी का, और मी अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होगा? आई का मी। तो मी अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो सबसे पहले आई वाली चीज देखेंगे हम। ये वाली तो ऑप्शन पहले ही कट हो जाती है। दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। फिर मैंने आपको बोला था या तो इज लगेगा या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वॉज लगा है, इस ऑप्शन को भी काट दो। यहाँ पर एम है, यहाँ पे एम है, दोनों पे। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर आगे देखो आई एम ऑब्लाइज्ड, यहाँ तक और यहाँ तक तो सेम है। फिर यहाँ पे शी का किस में चेंज होना चाहिए? हर में। तो हर तो है लेकिन यहाँ पे फॉर पहले लिखा है और यहाँ पर फॉर बाद में लिखा है। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे फॉर जो है वो पहले लिख लिया है। तो आई एम ऑब्लाइज्ड टू हर फॉर द हेल्प, जो हमारा नेक्स्ट है वो उसके बाद में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप एलिमिनेट करके भी जो है वो किसी चीज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे साइकोफेंट वर्ड दिया हुआ है। ये जो साइकोफेंट वर्ड है इसकी ट्रांसक्रिप्शन बोली है। वैसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, बट एक बार आपसे जो है वो टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछ लिया गया था। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि किस तरीके से हम उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं वो चीज है। तो यहाँ पे इसको देख पा रहे हो आप, साइकोफेंट करके इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपकी यही वाला जो है वो इसके करेक्ट आंसर जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सिकेफेंट। ये हमारे पास जो है वो करेक्ट है, जो कि ऑप्शन बी के क्लोज जो है वो जा रहा था। चलिए नेक्स्ट है आपके पास 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा गया है देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है? टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 का ही क्वेश्चन है। रोहित टोल्ड हिज टीचर दैट ही वॉज एब्सेंट द प्रीवियस डे। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो रोहित टोल्ड हिज टीचर दैट ही वॉज एब्सेंट द प्रीवियस डे। इसमें से कहां पर एरर है ये आपसे पूछा है। तो इसमें कहीं पर भी कोई एरर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नो एरर है, ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 2-3 वर्ड ही हमें जो है वो आंसर के जो है वो नजदीक ले जाते हैं। तो देखते हैं
ये रहा आपके पास क्वेश्चन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, जो टीचर है, टीचर ने स्टूडेंट से कहा लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। जब भी हम क्लास में आते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं, लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन, आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे लेट अस के बारे में जब बात हो रही है तो लेट अस जब भी आता है उसके साथ में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सजेस्ट वर्ड यूज करते हैं। सजेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं कि हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ से ही कट हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई सजेशन नहीं है, बाकी सभी पर आपको सजेशन दिया हुआ है। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ तक सेम है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या याद रखनी है, जब भी लेटस लगा हुआ है तो लेटस किस चीज को शो कर रहा है, लेटस बता रहा है यहाँ पे कि ये चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सजेशन से रिलेटेड भी है, आंसर आप लोगों ने देखा होगा, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि जब भी लेटस वर्ड के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना तो वहां पे कि ये चीज करनी चाहिए, अब हमें ये चीज स्टार्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो जब भी लेटस होगा वहां पे शुड वर्ड भी आएगा, यहाँ पे भी शुड है, यहाँ पे भी है। तो हमारी ऑप्शन जो सेकंड है ये इस वजह से कट हो गई, दैट लगा हुआ है। जब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ही है, यहाँ पे दे है। तो एक चीज आपने ध्यान रखी होगी, ये जो ये इसको क्या कहते हैं, ये है आपका रिपोर्टेड वर्ब और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच में ये है आपका रिपोर्टेड वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यहाँ पे इसका पर्सन चेंज होगा। अस कौन सा पर्सन है, वी से अस बनता है ना, तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अस लगा हुआ है, हमें प्लूरल फॉर्म चाहिए। वैसे तो ये हमारा जो है यहाँ पर अस है फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टीचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। अब टीचर के अकॉर्डिंग है, यहाँ सिंगुलर लग रहा है लेकिन हमें कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो टीचर के लिए तो हम ही और शी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें प्लूरल चाहिए और प्लूरल कौन सा बनेगा, उसका दे बनेगा। इस वजह से हमारा जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी ऑप्शन, बाकी सारा सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये एरर था जो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे ही लगा हुआ है। ही अगर मेल के बारे में बात होती तब हम यूज करते, लेकिन यहाँ पे अस है, ये प्लूरल है, तो टीचर के लिए प्लूरल क्या यूज होगा, यहाँ पर दे। आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेटस बिकम्स दे शुड, ये जो है लेटस की जगह पे क्या आएगा, दे शुड हम यूज करेंगे और यहाँ पे सजेस्टेड वर्ड का यूज करके जो है ये सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट रेन when my brother went to market। अब यहाँ पे रेन वर्ड दिया हुआ है आपके पास, वर्ब दी है, यानी कि आपको यहाँ पे चूज करना है कि यहाँ पे इट के साथ में had been raining आएगा, will be raining आएगा, was raining आएगा या has been raining आएगा। तो इसमें से कौन सी चीज होनी चाहिए ये यहाँ पे बोला है। इट सिंगुलर है, इसके साथ में सिंगुलर तो हर जगह पे है, ऐसी तो कोई गड़बड़ नहीं है कि इसके साथ में ये नहीं आ सकता है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि किसके बारे में बात हो रही है। इट डैश रेन, बारिश हो रही थी। व्हेन माय ब्रदर वेंट टू मार्केट, जब मेरा भाई मार्केट गया था उस टाइम पे बारिश हो रही थी। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। तो जब हो रही थी की सेंस ले रहे हैं तो रहा था, रहे थे, रही थी कौन से टेंस के लिए यूज होता है, पास्ट के कॉन्टिन्यूस के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे जब वो गया था उस टाइम बारिश हो रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फिट्स द कंटेक्स्ट ऑफ एन एक्शन हैपनिंग व्हेन अनदर पास्ट एक्शन अकर्ड। जब कोई अनदर एक्शन होगा तो यहाँ पे उस एक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, जो हो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following word is spelled correctly? करेक्टली कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे। आपके पास हल्का फुल्का डिफरेंस है, 4 ऑप्शंस आपके पास है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ये जो आपके पास लेजन वर्ड है, इस लेजन वर्ड का जो है वो मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जब हम किसी से मेल जोल स्थापित करते हैं या जब हम किसी से जो है कोई संबंध स्थापित करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर इसको कहा जाएगा आपका लेजन वर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, LIAISON जो है ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारी ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है, LIAISON जो है ये करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, जिसका मतलब आपको मैंने बता दिया, जिसका मेल जोल मीनिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इन 4 ऑप्शंस में से आपको जो है वो करेक्ट सेंटेंस को फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो सारे आंसर्स जो हैं आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो पहली ऑप्शन देखेंगे, 2019 के ही क्वेश्चन में पूछा गया था ये, ही बॉट एन यूनिक वॉच यस्टरडे। अगर हम इसकी सेंस बनाए ना, अगर हम इसकी हिंदी देखें कि उसने खरीदी यूनिक वॉच खरीदी यस्टरडे। हिज ब्रदर इज अ DSP एंड हिज सिस्टर इज अ SP। उसका भाई जो है वो DSP है, उसकी सिस्टर SP है। द इंजर्ड पर्सन वर टेकन टू द हॉस्पिटल। जो इंजर्ड पर्सन था उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, है ना। द मर्डरर एंटर्ड द टेम्पल टू टेक शेल्टर फॉर नाइट। जो मर्डरर है वो टेम्पल के अंदर एंटर हुआ आश्रय लेने के लिए, रात के लिए आश्रय लेने के लिए, यानी कि रात बिताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गलती कौन सी है, पहले तो करेक्ट बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाकी सभी में एरर है। क्या एरर है, यूनिक है, यूनिक में यह साउंड है, तो यहाँ पे आपका व्यंजन है, यानी कि यहाँ पे एन नहीं ए होना चाहिए था, पहली गलती ये है। DSP के लिए ए है, लेकिन SP के लिए यहाँ पे एन होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है द इंजर्ड पर्सन वर टेकन टू द हॉस्पिटल, नहीं होना चाहिए था, टू अ हॉस्पिटल होना चाहिए था। तो ये यहाँ पे गलतियां थी, छोटी छोटी गलतियां हैं आर्टिकल से रिलेटेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नो डाउट शी इज एन एंजल। हम बोल रहे हैं नो डाउट, कोई शक नहीं है वो एंजल है। भी हम बोल रहे हैं उसको कि वो एंजल है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल उसकी तरह लग रही है। तो विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि उनका कहने का तरीका, कि आप उस चीज को जो है थोड़ा सा व्यंग्यपूर्ण ढंग से जो है वो कह रहे हो। तो यहाँ पे देखो सिमिली के बारे में, अपोस्ट्रोफी, मेटाफर और एलिट्रेशन के बारे में आपने हिंदी में अलंकार सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है। सिमिली का मतलब क्या होता है, जो उपमा अलंकार होता है, हम किसी को उपमा देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना नील कमल, नीला है कमल, नीले कमल की तरह है, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो उसके जैसे आपके पास कोई भी है, जैसे हम बोल रहे हैं कि चरण कमल, उसके चरण जो है वो कमल की तरह है, वो होता है उपमा अलंकार। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार, उसका रूप जो है वो मानो उसकी तरह है, बिल्कुल उसकी तरह है, ऐसा लग रहा है ना। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास, यानी कि जब कोई वर्ड की रिपीटेशन होती है बार बार, उसको क्या कहा जाता है, एलिट्रेशन कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नो डाउट शी इज एन एंजल, कोई शक नहीं है वो एंजल है, उसकी तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम, उसका रूप उसकी तरह है। तो यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। कॉलिंग समवन एन एंजल, जब हम किसी को जो है एंजल बोल रहे हैं, परी बोल रहे हैं, इज अ मेटाफर, ये मेटाफर है जो उसकी क्वालिटीज को, जो उसकी काइंडनेस है, कि उसकी जो दयालुता है, उसके गुणों को दर्शा रही है, वो बहुत ज्यादा काइंड है। तो जो परियां होती है ना वो काइंड होती हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और गुडनेस को वो बहुत अच्छा सोचती है लोगों के लिए, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एंजल बोल रहे हैं। तो ये क्या है, उसके लिए मेटाफर हमने यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन, करेक्ट सब्सक्रिप्शन इन अ लेटर टू मदर्स विल बी। जब हम कोई लेटर लिखते हैं ना, तो हम मदर के लिए कौन सी सब्सक्रिप्शन का यूज करते हैं, योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, योर्स लविंग लिखते हैं, योर्स अफेक्शनेटली लिखते हैं, या नन ऑफ दीज लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, जब भी मदर को लिखना है कि आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी, इस तरीके से हम लिखते हैं ना, तो योर्स लविंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। योर्स लविंग इज अ वार्म एंड एप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर अ लेटर टू मदर। जब भी मदर को लेटर लिखना है, चाचा चाची को लेटर लिखना है, तो हम प्रिय वर्ड का यूज करते हैं वहां पे। नेक्स्ट है चूज द अपोजिट वर्ड। आपको अपोजिट यानी कि उल्टा बताना है यहाँ पे, किस चीज का, डेलेटेरियस है तो डेलेटेरियस का अपोजिट आपको पता होना चाहिए। तो डेलेटेरियस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है हानिकारक, या फिर जो विषैला है, जहरीला है,
उसको हम क्या बोलेंगे, डिलीटेरियस वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, इसकी ऑप्शन है डिलेइंग। डिलेइंग का मतलब क्या होता है, देरी से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, विलंबकारी, यानी कि डिले कर रहा है, देरी से रिलेटेड हो गया। बेनिफिशियल क्या होता है, बेनिफिशियल क्या होता है, लाभदायक से रिलेटेड बोलते हैं ना, लाभदायक है, यानी कि ये क्या हुआ, लाभकारी। उसके बाद है आपके पास डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या, तोड़ फोड़ करना किसी चीज की, इसको भी हम क्या बोलेंगे, विनाशकारी बोलेंगे। उसके बाद है ग्लोरियस, और ग्लोरियस का मतलब क्या हुआ, गौरवशाली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेलीटेरियस का हानिकारक का मीनिंग पूछा है कि ये बहुत ही हानिकारक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, बेनिफिशियल हो जाएगा। हानिकारक का क्या हुआ, लाभकारी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेलीटेरियस का मतलब होता है हार्मफुल, और इसका अपोजिट हो जाएगा बेनिफिशियल, यानी कि जो उसके लिए लाभकारी है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट वर्ड। आपको अपोजिट बताना है कन्फेस का। कन्फेस का मतलब क्या होता है, जो अपने दोष को या अपराध को जो है वो स्वीकार कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है कि उसने कन्फेस करना है या कन्फेस कर लिया। HPTGT आर्ट्स कमीशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रांट होता है, कंसीड होता है, कंसील होता है, या एक्नॉलेज होता है। तो सबसे पहले ग्रांट का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें ग्रांट कर दी परमिशन, यानी कि अनुदान करना या दान करना या परमिशन देना, ठीक है। और कंसीड है, कंसीड का मतलब भी क्या होता है, कंसीड का मतलब भी होता है स्वीकार करना, कि मैंने इस चीज को स्वीकार कर दिया। अब है नेक्स्ट ऑप्शन कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छुपाना, घाव को कंसील करना है, घाव को कंसील करना यानी कि उस घाव को छुपाना है, खत्म करना है। और एक्नॉलेज है, तो एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो अगर सिनोनिम पूछा होता तो सिनोनिम तो बहुत थे हमारे पास, तो कन्फेस का उल्टा पूछा है अपोजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा कंसील। और कंसील का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, छुपाना, ठीक है। तो कन्फेस मीन्स टू एडमिट, कन्फेस का मतलब है एडमिट करना, और कंसील का मतलब है हाइड करना, किसी चीज को छुपाना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो वो डाउट भी पूछ सकते हैं, उस चीज को भी क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो 7018186561 ये आप लोगों के सामने जो है एक नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो लिंक को एप्लीकेशन के थ्रू जो है अपने कोर्स को परचेज करना है, तो वहां से भी आप ये चीज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है वो लिंक दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए कि आपको कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। लाइव क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कराया जाता है, और उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, और जो भी क्लास होती है उसकी PNG PDF फॉर्म में भी आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम यहाँ से आगे यानी कि 41 क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।